चिल्ड्रन, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं? ग्रेट बेटा, वी ऑलरेडी हैव completed 5 chapters and today we are going to start a new chapter, that is strategies for enhancement in food production, that is chapter 9, strategies for enhancement in food production। कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है। तो यू नो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग लीप्स एंड बाउंड्स। इन 1947 when we got freedom, at that time our population was only 360 million। केवल 36 करोड़ आबादी थी आज़ादी के समय, लेकिन आज हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 135 करोड़, मतलब हमारी आबादी 4 गुना हो चुकी है। सो यू कैन इमेजिन द एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड द पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग। So it's very difficult to make the meat and requirement of food to feed such huge population. So our scientists and our government has been doing tremendous effort to meet this requirement. अब देखिए, हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको ये समझना है कि एनिमल हस्बेंड्री, या आप इसको कह सकते हैं पशुपालन, कि हम पशुओं को क्यों पालते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो पशुओं क्यों पाला जाता है, आप ही बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट फ्रॉम एनिमल्स मिल्क, मीट, ओके, मिल्क, मीट एंड एग, सिल्क, वूल, हनी। So lots of things we get from the animals, इसलिए हम उनको पालते हैं। अब देखिए, आपका प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स हों। इट मीन्स देयर ब्रीड मस्ट बी बेस्ट। तो इस चैप्टर हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट 70% लाइव स्टॉक is living in India and China, but they are producing only 25% product, and the 30% animals which are living in other parts of the world, they are producing 75% product। So how contrary is it? अब आप सोचिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया और चाइना के एनिमल्स के कंपैरिजन में 7 और 8 टाइम्स ज़्यादा है ना। अमेजिंग। तो अब हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। क्लियर? इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी आप जानते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ डेयरी नाउ डेज एंड मोस्ट पॉपुलर इज़ द मदर डेयरी। तो मदर डेयरी में क्या मिलता है? यू गेट देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो व्हाट वी शुड डू? तो देखिए, जिस तरीके से हम अपनी केयर करते हैं, यू नो ऑल द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर मैमल्स जस्ट लाइक अस। तो जिस तरीके से अपनी केयर करते हैं, इन द सेम मैनर वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स आल्सो। जैसे आप देखिए, कौन सा एनिमल ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका हाई यील्डिंग ब्रीड हो, मतलब क्वालिटी ब्रीड की बहुत अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर हो। अब आप सोचिए, अगर कोई एनिमल बीमार रहता है तो क्या वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगा? नो, नेवर। तो सबसे पहले, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, योर क्वालिटी ऑफ ब्रीड मस्ट बी बेस्ट। एंड सेकेंड, इट शुड हैव रेजिस्टेंस टू पैथोजन, रेजिस्टेंस टू डिजीज, इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जैसे हम अपनी केयर करते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हम एक तो मतलब वी शुड हैव ए गुड हाउस।
तो हमें एक अच्छा घर होना चाहिए, तो एनिमल्स के लिए भी अच्छा घर होना चाहिए। इट मीन्स जहाँ पर दे मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ओके, तो ये सब होना चाहिए। अगर घर ही अच्छा नहीं है तो धूप में, बारिश में वो उन पर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। और देखिए, जो जानवर हैं वो अपनी क्लीनलीनेस भी खुद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपकी जो गाय भैंस है वो गोबर में लेटती रहे या यूरिन करके उसी में लेट रही है, तो डेफिनेटली इट विल सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन। तो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये आप समझ गए। इसके बाद हमें क्या करना है कि उसको, अब जैसे आपने किसी मकान में उसको रख दिया तो वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन भी ज़रूरी है और उसको अच्छा फूड भी ज़रूरी है, खाना, न्यूट्रिशियस डाइट। आपने सुना होगा जो फार्मर्स होते हैं, मिल्क मैन होते हैं, वो बिनोला खिलाते हैं, मतलब कॉटन सीड या मस्टर्ड ऑयल केक। तो जो मस्टर्ड का केक होता है, मतलब आपने मस्टर्ड में से ऑयल निकाल लिया तो जो बाकी सॉलिड पार्ट बढ़ जाता है उसको हम खल कहते हैं या केक कहते हैं। तो वो खल खिलाते हैं या कॉटन सीड खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उसमें फैट का अमाउंट इंक्रीज़ होता है। क्लियर? तो वी शुड प्रोवाइड न्यूट्रिशियस डाइट टू द एनिमल्स, कि उनका डाइट अच्छा होगा तो डेफिनेटली दे विल गिव अस मोर मिल्क एंड दैट मिल्क आल्सो विल बी द न्यूट्रिशियस मिल्क। ओके, तो आप उनको अच्छा खाना दीजिए, अच्छा शेल्टर दीजिए और उनको बीमारियों से बचाइए। बीमारियों से कैसे, मतलब आपके डेयरी फार्म में एक वेटरनरी डॉक्टर आना चाहिए, लगभग 15 दिन में तो आए, इन अ फोर्टनाइट ऑन इन वंस इन अ मंथ। तो उससे क्या होगा कि वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहेगा अगर वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम पहले ही उनका प्रिवेंशन लेते रहेंगे दैट दे मे नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़। अब दूसरा एक बात देखिए, जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, व्हाट आई हैव सेड, कि हम उनका वैक्सीनेशन भी कराएं, जैसे हम अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं। या हम और क्या कर सकते हैं कि आप देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, समर सीजन गोइंग ऑन, लोग कई बार क्या होता है खुद तो कोल्ड ड्रिंक जूस पी रहे हैं लेकिन एनिमल्स को कुछ नहीं दे रहे हैं और एनिमल धूप में बंधा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एनिमल धूप में बंधा हुआ है एंड हु इज़ नॉट गेटिंग वाटर इवन इन सीवियर स्कॉर्चिंग हीट, तो वो आपको मिल्क देगा? डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये सब हमें प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स। आप जानते हैं बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हम मुर्गियाँ पालते हैं एंड इसको हम क्या कहते हैं, फाउल कहते हैं ऐसी बर्ड्स को, जो डोमेस्टिकेटेड फाउल होती हैं, बर्ड्स होती हैं। तो इसमें एक तो हैन आता है और डक्स आती हैं, गीज आते हैं, टर्की बर्ड्स भी आती हैं। ठीक है, एंड देयर लॉट्स ऑफ बर्ड। तो इनको हम सब क्या नाम देंगे, पोल्ट्री फार्मिंग। तो एक तो हम एग के लिए इनको, जैसे अब मुर्गा है, मुर्गा हम पालते हैं क्यों, मुर्गे का लोग मीट खाते हैं, चिकन, और मुर्गी से क्या लेते हैं, अंडे लेते हैं, एग्स, एंड इट इज़ सेड दैट एग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। तो एग का बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्स, राइट। तो देखिए, जैसे हमने मिल्क एनिमल्स के केस में लिया, मिल्क एनिमल्स, काऊ, बफेलो वगैरह, सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन केस ऑफ बर्ड्स आल्सो। आपको इनकी भी केयर करनी है कि दैट आपको उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, उनको वैक्सीनेशन कराइए, दे शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़, उनको प्रॉपर हाउसिंग दीजिए, प्रॉपर केयर करिए, और जहाँ आप इनको रखें वहाँ वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। और देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ना, उन्हें कई बार वो भी खा जाती हैं, जैसे कैट वगैरह उनको हार्म कर सकती हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। और जहाँ तक डिजीज़ की बात करूँ मैं, आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू फैला था, ठीक है। तो बर्ड फ्लू रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बर्ड फ्लू फैल जाता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, कोविड-19, तो वो एक इंसान से लाखों इंसान में जा सकता है।
तो इन द सेम मैनर जो बर्ड फ्लू होता है वो एक हैन से इट कैन इन्फेक्ट मिलियंस ऑफ हैन। तो जब बर्ड फ्लू फैलता है तो मिलियंस ऑफ हैंस आर किल्ड बाय ह्यूमन देमसेल्व्स टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ बर्ड फ्लू इन अदर हैंस। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना। सो आवर टॉपिक इज नाउ एनिमल ब्रीडिंग। देखिए एनिमल ब्रीडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल ब्रीडिंग का पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि एक तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सपोज करिए हम काऊ की बात करें, तो अगर हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम एनिमल ब्रीडिंग करेंगे। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। ओके, तो फर्स्ट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेकेंड इंक्रीज द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, मिल्क है या मीट है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। सो दे आर टू पर्पसेज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। और दूसरा आप क्वेश्चन ये समझ, ब्रीड क्या होता है? सबसे पहले तो ब्रीड ये होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो आपस में एक ही वंश के हैं, आप समझ लीजिए, दे रिलेटेड बाय डेसेंट। ठीक है, तो जो एक ही खानदान के हैं, समझिए एक ही वंश के हैं, सो दे आर नोन एज द ब्रीड एंड दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर साइज, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर अपीयरेंस, सो दे आर नोन एज द ब्रीड। अब देखिए दो टाइप की ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम इन ब्रीडिंग को समझते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स within the same breed. Again I am repeating, inbreeding is the mating between the animals of same breed which are closely related for 4 to 6 जनरेशन। मतलब ऐसे एनिमल जो सेम ब्रीड के हैं और 4 से 6 जनरेशन में उनका आपस में कहीं ना कहीं रिश्ता निकल आता है, क्लोज रिश्ता। आपने देखा होगा ना, कई बार शादियां तय होती हैं इंसानों में, तो पता चलता है कि जो लड़की है, अरे ये तो हमारी दादी है ना, उनकी बुआ की पोती है, तो इस तरीके के रिश्ते निकल आते हैं। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे क्लोज ब्रीडिंग करा रहे हैं जिनका 4 से 6 जनरेशन में आइदर मदर पार्ट और फादर पार्ट की क्लोज रिश्ता है, तो उसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग भी जब हम कराएंगे ना, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छी ब्रीड प्रोड्यूस करनी है, तो दैट ब्रीड मस्ट बी बेटर देन द एग्जिस्टिंग ब्रीड। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो सुपीरियर मेल ले लेंगे हम और सुपीरियर फीमेल और उनका क्रॉस कराएंगे, और उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि वेदर इट इज़ बेटर देन द अदर एग्जिस्टिंग ब्रीड। ओके, अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ दैट ब्रीड। क्योंकि अब जो नया ऑर्गेनिक, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट मस्ट बी बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। क्लियर हो गया? जो पहले से हैं उनसे अच्छी प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब जो नई प्रोड्यूस है उसको हम इवेल्युएट करते रहेंगे और उनका भी हम क्रॉस कराते रहेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि जो इन ब्रीडिंग होती है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है? होमोजाइगोसिटी। इन ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस होमोजाइगोसिटी और प्योर लाइन, यू कैन से। और इससे होमोजाइगोसिटी को आप समझने की कोशिश करिए। आपने देखिए, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था मेंडल वाला चैप्टर कि हम टॉल प्लांट का क्रॉस कराते हैं शॉर्ट प्लांट से, तो उनको हम क्या कहते थे? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए कि इस केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए इस प्लांट के पास दोनों कैपिटल टी हैं, ये टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट, तो इसको आप कहेंगे होमोजाइगस। या दोनों स्मॉल टी हैं तो ये शॉर्ट है, तो ये भी होमोजाइगस कहलाएगा। या मान लीजिए ये राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो अगर दोनों एलील सेम है तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। और अगर किसी कैरेक्टर के दोनों एलील डिफरेंट हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो होगा तो ये भी टॉल, लेकिन ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। और ये भी टॉल था, लेकिन ये क्या है? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस मीन्स व्हेन बोथ एलील्स आर सेम, और हेट्रोजाइगस मीन्स व्हेन बोथ एलील्स आर डिफरेंट। तो ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, और ये सब के सब क्या है? होमोजाइगस। तो जो इनब्रीडिंग है, इट प्रोड्यूसेस होमोजाइगोसिटी।
और होमोजाइगोसिटी से क्या होता है, एक तो प्योर लाइन मिल जाती है हमें, ठीक है। तो वी विल गेट ऑर्गेनिज विच हैव होमोजाइगस कंडीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर करेक्टर, प्योर लाइन। तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, इसमें ये होता है कि जो हार्मफुल करेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जनरली यही देखा गया है कि जो हार्मफुल करेक्टर हैं वो हिडन रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर। जैसे मान लीजिए शॉर्ट में और टॉल में हम ये मानते हैं कि शॉर्ट क्या होगा, एक तरीके से वो इंफीरियर करेक्टर है, हार्मफुल है, और जो टॉलनेस है वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है और वो अच्छा करेक्टर है। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, टॉल होता है। इसका मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी को क्या किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस होता है तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, जैसे टॉल और शॉर्ट में कौन सा डोमिनेंट है, टॉल, तो टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वो कराते हैं इन ब्रीडिंग, तो उससे जो शॉर्ट के भी एपियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से कई बार ऑर्गेनिज्म रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, कि ऑर्गेनिज्म का फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती हैं। सो दिस इज नोन एज द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये तो एक मतलब नुकसानदेह, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में हमें क्रॉस नहीं कराना चाहिए। या आप देखिए ह्यूमन के अंदर भी जो क्लोजली रिलेटेड और मतलब फैमिलीज होती हैं वो आपस में शादियाँ नहीं करती हैं। चलिए हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो अगर देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेम ब्रीड में किसी अनरिलेटेड एनिमल से क्रॉस करा दें। तो अगर आप अनरिलेटेड एनिमल से क्रॉस करा देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की, वो ओवरकम हो जाएगी और उसकी जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो दोबारा से बढ़ जाएगी, ठीक है।